हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो यार आज ना मैं आपको समझाने वाला हूँ डैनियल सेल क्या होता है, वोल्टिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। अरे देखो तो जाओ मत, मैं ये नहीं कह रहा चार चार अलग से बताऊंगा। हम एक पढ़ेंगे और चारों समझ में जाएंगे, नहीं तो पता चले भाग जाओ यार ये तो चार पढ़ाने वाले हैं। हम आए थे एक के लिए, चार पढ़ाना स्टार्ट हो गया। बड़ा टाइम है इनके पास। देखो इतना भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अपन चारों ना एक ही साथ कवर कर लेंगे। कौन कौन से? गैनियल नहीं, डैनियल है ना, गैल्वेनिक, वोल्टिक और कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल। तो देखो यार, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ या फिर आप बोल सकते हो गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, तो ये सब एक ही होते हैं, ठीक है ना। इनका वर्किंग एक ही होती है और उसका एग्जाम्पल होता है डैनियल सेल। तो आज हम समझेंगे डैनियल सेल और उससे आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यार डैनियल सेल समझने से पहले ना आपको कुछ चीज़ समझना जरूरी है। तो अगर आप चाहो ना तो यहाँ पर आपको एक लिंक आ रहा होगा, मतलब आई वाले बटन पे क्लिक करोगे ना तो ऐसा ऐसा प्लेलिस्ट खुल जाएगी। तो वहाँ से आप दो वीडियो देख लेना, एक कौन सी वाली, एक रिडक्शन वाली, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली, और एक आप देख लेना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन दोनों को पढ़ने के बाद अगर आप ऐसे समझेंगे ना तो माशाल्लाह मज़ा ही जाएगा। लेकिन अगर आप पहले समझते हैं तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप पहले उन वीडियोज़ को देख लें और फिर आप इसे देखें। तो स्टार्ट करते हैं डैनियल सेल। देखो डैनियल सेल क्या होता है, सबसे पहले समझो सेल क्या होता है। अब यार बच्चे बड़े कंफ्यूज है, सेल का मतलब क्या होता है। कॉमर्स वाले सर बोलते हैं सेल का मतलब होता है भाषा बिक्री, है ना। बायो वाले टीचर कहते हैं सेल का मतलब होता है कोशिका, और यहाँ केमिस्ट्री में एक और सेल आ गया है। कितने सारे सेल्स पढ़ेंगे बेचारे मासूम बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अब हम पढ़ते हैं सेल क्या होता है। सेल वो होता है जो केमिकल्स से करंट देता है, मतलब सेल के अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, उन केमिकल्स से आपको करंट मिलता है। मतलब सेल एक ऐसी मशीन होता है, मशीन, हाँ ठीक है बोल सकते हैं। सेल इज अ डिवाइस, डिवाइस बोल दें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल जो होता है ना वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब कि उसके अंदर भरे जाते हैं केमिकल्स, उससे आपको मिलता है क्या? करंट, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डैनियल सेल। तो देखो डैनियल सेल में क्या होता है, डैनियल सेल में दो कंटेनर होते हैं। तो डैनियल सेल में दो कंटेनर होते हैं। अब ये मत कहना सर खिचखिच हो रही है, व्यक्ति को ले लो, किसी दूर, ठीक है दे दूंगा। तो हमारे यहाँ पर कितने कंटेनर है? हमारे यहाँ पर दो कंटेनर है। दो मतलब टू मतलब दो, है ना। अब हमें करना क्या है, इसमें रॉड डालना है। कौन कौन सी रॉड डालना है? हमें यहाँ पर डालना है एक रॉड, हमने यहाँ पर डाल दी जिंक की एक रॉड, और यहाँ पर हमने डाल दी कॉपर की एक रॉड। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम जिंक और कॉपर की रॉड डाल सकते हैं, क्या हम आयरन या फिर दूसरी चीज़ें नहीं डाल सकते? देखो हमें एनोड और कैथोड कुछ सोच समझकर बनाना पड़ता है। क्या सोचना और क्या समझना पड़ता है ये आपको पता चलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है ना। हम कुछ भी उठाकर एनोड या कुछ भी उठाकर कैथोड नहीं बना सकते। बहुत सारी चीज़ें सोची जाती हैं और समझी जाती हैं। बहुत सारी से मतलब मेरा मतलब सिर्फ एक या दो चीज़ों से है, ठीक है ना। तो देखिए अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है जिंक रॉड ली है, और यहाँ पर मैंने कौन सी रॉड ली है, यहाँ पर मैंने कॉपर की रॉड ली है। कौन सी रॉड ली है? कॉपर की मैंने रॉड ली है। अच्छा अब आपको भरना है सॉल्यूशन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो करंट कंडक्ट कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भरा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो मेटल रॉड होगी ना, हमें उसी मेटल का इलेक्ट्रोड लेना पड़े, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने मेटल कौन सी ली है, यहाँ पर हमने मेटल ली है कौन सी? जिंक। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइट जिंक का होगा, मतलब कि जिंक सल्फेट। बात समझ पा रहे हो ना, जो मेटल है उसी का ही इलेक्ट्रोड। अगर जिंक मेटल है तो जिंक सल्फेट, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर मेटल कौन सी है? कॉपर। तो आप समझ ही गए होंगे, बताइए कौन सा लेना है। वेरी गुड, समझदार हो। चलो देखो, तो आप इससे रही कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर जिंक मेटल में जिंक सल्फेट डाल दिया, कॉपर मेटल में कॉपर सल्फेट डाल दिया। अब यहाँ से आपको एक वायर लेना है और इसे लगा देना है गैल्वेनोमीटर से, ठीक है ना, और यहाँ से इसमें जोड़ देना है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये डायरेक्शन बताता है करंट की, ठीक है। तो चलिए चलिए, तो अब हमने ये जोड़ लिया, कनेक्ट कर दिया। अब पता है क्या होगा? अब होगा ये, अगर आपने पहले वाली वीडियो देख ली थी तो आपको पता होगा कि जैसे ही हम जिंक को डालते हैं जिंक सल्फेट में, तो यहाँ से जिंक के आयंस निकल कर आने लगते हैं सॉल्यूशन के अंदर। कहाँ आने लगते हैं? सॉल्यूशन के अंदर आने लगते हैं। किसके आयंस निकल कर आने लगते हैं? जिंक के। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने क्या लिया था, आपने यहाँ पर जिंक रॉड ली थी और ये क्या लिया आपने? जिंक का इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने इसे इसके अंदर डाला ना, तो जिंक मेटल में से निकलकर, कहाँ से निकलकर? मेटल में से निकलकर आने लगता है सॉल्यूशन के अंदर। मेटल में से निकलकर सॉल्यूशन के अंदर आने लगता है। क्यों आने लगता है? देखो मैंने आपको पहले बता दिया था, नहीं पता तो सुन लो। कुछ मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की, और कुछ मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो जिंक की यहाँ पर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, मतलब जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन
डोनेट करना चाहता है, और जैसे ही जिंक में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ना तो जिंक बन जाएगा आयन। कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन। देखो जरा यहाँ पर क्या होगा, ये है हमारा जिंक, ये है आपका प्यारा, हमारा प्यारा, सबका प्यारा जिंक। तो ये रहा भैया जिंक, है ना। जिंक की रॉड थी, रॉड कैसी होती है? सॉलिड। वेरी गुड। तो यहाँ पर जिंक ने जैसे ही रॉड छोड़कर सॉल्यूशन में गया तो ये कन्वर्ट हो गया जिंक 2+ आयंस में, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अगर जिंक के ऊपर 2+ चार्ज आ गया तो क्या हुआ? 2+ चार्ज कैसे आया? प्लस चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखो यहाँ पर क्या होता है, जिंक जो होता है ना वो मेटल छोड़कर जाता है कहाँ पर? सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर वो आयन बन जाता है, मतलब जैसे ही वो सॉल्यूशन के अंदर जाएगा ना वो आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या निकालेगा? तो इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। अच्छा अब देखो, जिंक रॉड से आया कहाँ पर? सॉल्यूशन में, और कौन निकल गए? इलेक्ट्रॉन निकल गए। पहले यहाँ पर सॉलिड था और सॉल्यूशन में आने के बाद ये एक्वस स्टेट में हो जाता है। कौन सी स्टेट? एक्वस स्टेट। अब बात करते हैं सर, ये जिंक यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? तो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर इकट्ठे होने लगते हैं और रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगती है। तो आप मुझे बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है ना। तो रॉड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? रॉड पर आ जाएगा माइनस चार्ज। पहली बात, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कॉपर और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस साइड ट्रांसफर होने लगते हैं। किस साइड? कॉपर वाले रॉड की साइड ट्रांसफर होने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये अपन लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर कॉपर रॉड पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है। सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है? कॉपर सल्फेट, मतलब कि Cu2+ और SO4 2-, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि यार कॉपर सल्फेट, कॉपर देखता है यहाँ पर, कॉपर का 2+ आयन देखता है कि रॉड पर कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और कॉपर सल्फेट यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर भी 2+ है और यहाँ पर भी 2+ है और यहाँ पर भी 2+ है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आ कौन रहा है। अच्छा आप देखिए, यहाँ पर 2+ है, 2+ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कम है, और वहां से कौन आ रहा है? वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो क्या करेगा? कॉपर उसके ऊपर टूट पड़ेगा। भाई आप खुद ही सोचिए, अपन बहुत दिनों से भूखे हैं, लाइक हफ्ते भर से खाना नहीं खाया, ऐसा कोई खाने की थाली लेकर आ रहे हैं तो अपन टूट पड़ेंगे उसके ऊपर। सेम चीज करता है कौन? कॉपर। यहाँ से कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर 2+ जाता है कहाँ पर? रॉड पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? रॉड पर। मतलब कि 2+ कॉपर जो होता है, कॉपर का जो पॉजिटिव आयन होता है, तो यहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने लगता है। अब देखो इस रॉड के ऊपर बहुत सारे कॉपर आ रहे हैं ना, तो रॉड के ऊपर बहुत सारे कॉपर आ रहे हैं, कॉपर आयंस आ रहे हैं। अब कॉपर आयंस के ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। तो इस कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रोड पर चार्ज कौन सा जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा देखें जरा क्या हो रहा है। तो ये कॉपर का 2+ आयन था ना। क्या किया इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए। मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं उतना प्लस चार्ज होता है, तो यहाँ पर कॉपर के ऊपर 2+ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा, और क्या बना लेगा? ये बना लेगा भाई साहब कॉपर। अच्छा आयनिक फॉर्म जो होती है ना वो एक्वस सॉल्यूशन में होती है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या? एक्वस। और ये सॉल्यूशन के अंदर था ही। भाई Cu2+ कहाँ था? सॉल्यूशन में था ना। और देखो अब क्या बन गया? कॉपर बन गया। ये क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। अच्छा अगर आपने पहले वीडियोस देखी तो आपको पता होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है? यहाँ पर जिंक का, एक सेकेंड रुकिए जरा, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ कॉपर के क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, और यहाँ पर क्या बन गया? कॉपर बन गया। तो यहाँ पर हो रहा है इसका रिडक्शन। अगर आपको नहीं पता था तो आप पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? कि अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब बात करते हैं यार हमें कैसे पता चल सकता है। बहुत ईजी है। अगर देखो पहले जिंक के ऊपर कुछ चार्ज था क्या? नहीं था ना, मतलब पहले जिंक के ऊपर 0 चार्ज था। अब जिंक के ऊपर कितना चार्ज है? 2+ चार्ज है। अगर प्लस में नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। इस नंबर को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और अब कितनी हो गई? 2+ हो गई। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में बढ़ रही है तो वहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इसलिए यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां पर देखो, यहां पर कॉपर के पास पहले 2+ चार्ज था, अभी कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब कि प्लस कम हो रहा है। अगर प्लस वाला नंबर कम होगा तो क्या होगा? तो रिडक्शन हो जाएगा। तो क्या होगा?
रिडक्शन हो जाएगा। इसी बात को ध्यान रखना है आपको कि ऑक्सीडेशन कब होता है, जब प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, और रिडक्शन कब होता है, जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाए या फिर माइनस में चली जाए। बात को समझ रहे हैं ना? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना? चलिए एक बात आपको और ध्यान रखनी है, क्या कि जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगा। ऑक्सीडेशन कहां होगा? हमेशा एनोड पर होगा। और रिडक्शन कहां होगा? हमेशा ये होगा भाई साहब कैथोड पर। कहां होगा? कैथोड पर होगा। हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो एनोड होता है ना, उसे आपको हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। किस साइड बनाना है आपको? लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। क्या बनाना है? एनोड बनाना है। क्या बनाना है? एनोड। लेफ्ट हैंड साइड बनेगा क्या? एनोड। जिस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? सेल में माइनस आ जाएगा। और राइट हैंड साइड क्या बनेगा? कैथोड बनेगा। जिस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। अच्छा, एक बात और, कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि सर ने कहा था कि कॉपर सल्फेट में Cu प्लस और SO4 2 माइनस प्रेजेंट है, तो यहाँ भी तो प्रेजेंट हो सकता है ना। जिंक सल्फेट में Zn2 प्लस और SO4 में 2 माइनस। फिर जिंक क्यों नहीं जा रहा? यहाँ से रॉड पे से जिंक नीचे क्यों आ रहा है और यहाँ से कॉपर अंदर से बाहर क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि यहाँ से जिंक यहाँ जाए और कॉपर वहां से वहां जाए? देखो, इसका एक सीधा सा जवाब होता है कि इनका अपना मतलब इस रॉड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? तो जिस रॉड पे ऑक्सीडेशन होता है ना, वहां पर उसका अगर अपन देखा जाए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या देखा जाए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं पता है तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। ठीक है ना? देखो क्या होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उस रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। चलो वैसे तो देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है कि मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन देना पसंद कर रही है या लेना पसंद कर रही है। ठीक है ना? इन दोनों के केस में जब आप जिंक को कॉपर के साथ लगाते हो, तो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉपर। मतलब यहाँ पर जिंक जो है ना, वो अगर कॉपर के साथ है तो क्या करना चाहेगा? ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। ऑक्सीडेशन मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन्स लॉस कब होंगे? जब सॉलिड से वो एक्वस में जाएगा। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर जिंक ने ऑक्सीडेशन किया। अच्छा, और यहाँ पर कॉपर क्या है? कॉपर का यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कॉपर रिडक्शन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहता है, इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर जिंक को ही एनोड क्यों बनाया और कॉपर को ही कैथोड क्यों बनाया। अब कुछ क्वेश्चन और निकलते हैं कि हम हमेशा जिंक को ही एनोड बनाएंगे। देखो इसका जो आपको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि जैसे हमने इलेक्ट्रोड डाले तो यहाँ पर क्या हुआ? जिंक निकल कर आ गए कहाँ पर? सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रॉन्स बने, इलेक्ट्रॉन्स गए कहाँ पर? कॉपर की तरफ। और यहाँ से कॉपर आयंस क्या, कॉपर साइंस ने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कॉपर बना लिया। कैसा? सॉलिड बना लिया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगा। और इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को हम बोलते हैं करंट। तो ऐसे डैनियल सेल में करंट जनरेट होता है। ये बात क्लियर है ना? मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि जैसे ही जिंक जो है वो रॉड को छोड़कर जाता है सॉल्यूशन में, तो रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने लगते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं कहाँ? वायर से कॉपर की तरफ। तो जो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर 2+ आयंस थे, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर क्या हो जाते हैं? कॉपर बना लेते हैं। अब देखो क्या होता है कि लगातार जिंक से ना, जिंक यहाँ पर जा रहा है तो ये रोड पतली होती जाती है, और यहाँ से कॉपर पर चढ़ रहा है तो ये रोड मोटी होती जाती है। इस तरह से इस सेल में करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को हम क्या बोलते हैं? करंट। अच्छा, एक बात और जैसा नहीं पता वो समझ लें कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन जो होती है ना, करंट की फ्लो की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है ना, तो करंट कहाँ जाएगा बताइए? करंट जाएगा इस साइड। ये करंट की डायरेक्शन है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, एंड करंट की डायरेक्शन होगी कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। तो देखो पूरी कहानी बढ़िया चल रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? देखिए प्रॉब्लम ये थी कि जब जिंक लगातार, देखो जिंक कहाँ आ रहा है? जिंक रॉड से सॉल्यूशन में आ रहा है, तो ये लगातार आता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि इस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे जिंक प्लस इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर जिंक 2+, यहाँ पर भी 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 जिंक 2+। मतलब बात को समझ रहे हैं ना? जिंक लगातार रॉड से यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर Zn2+ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि और जिंक इसमें आना बंद हो जाएगा। अब देखो जैसे ही जिंक आना बंद हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने बंद हो जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलने बंद हो गए तो वहाँ पहुँचना बंद हो जाएंगे और करंट स्टॉप हो जाएगा और सेल काम करना बंद कर देगा।
एक प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो कॉपर लगातार ऊपर जा रहा है तो सॉल्यूशन में से Cu2+ कम होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। अब मुझे ये बताइए अगर Cu2+ कम हो रहे हैं तो कौन बढ़ रहा है, तो ये बढ़ता जाएगा। बात समझ रहे हो ना भाई, तराजू के दो हिस्से हैं, तराजू के दो पड़ल हैं, एक में कौन रखा हुआ है, एक में Cu2+ है और एक में कौन रखा है, एक में SO4 2- है। अब आप मुझे बताइए अगर आप इसे कम करोगे, अगर आप इसे कम करते जाओगे वजन को, अगर आप इसे वजन को कम करते जाओगे तो कौन बढ़ेगा, इसका वजन बढ़ता जाएगा ना। अगर आप इसे वजन कम करोगे तो ये बढ़ता जाएगा। मतलब देखो वजन बढ़ना क्या होता है, तराजू का नीचे जाना। तो जैसे ही आप कॉपर को वजन कम करोगे तो ये ऊपर जाएगा और SO4 2- नीचे आएगा, मतलब कि इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। तराजू के पड़ले का नीचे जाना मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी बढ़ना। तो जैसे यहाँ पर Cu2+ इस पे जाएंगे ना तो सॉल्यूशन में SO4 2- क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैसे बहुत सारा SO4 2- हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा कि कॉपर, अब देखो एक बात और है कि भाई रॉड पर इतने सारे कॉपर जम जाएंगे कि भाई और कॉपर को जमने की जगह नहीं बचेगी, मतलब कि वो जाना चाहेगा लेकिन कॉपर पहले से ही प्रेजेंट है तो कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर SO4 2- बहुत बढ़ता जाएगा और यहाँ पर कौन बताइए, Zinc 2+ बढ़ता जाएगा। अब इस कंडीशन में तो सेल काम करना बंद कर देगा, तो फिर से एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, देखो हमारे सामने एक समस्या थी यहाँ पर, है ना, उसे सुलझाने के लिए सॉल्ट ब्रिज एक बहुत बड़ा काम करता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ना, कांच की बनी एक नली होती है, मैं आपको डायग्राम में बनाकर बताता हूँ, देखिए। तो क्या करते हैं हम, जब सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं ना तो ये ग्लास ट्यूब हो गई, ये वाली आप जो देख पा रहे हो क्या है, ग्लास ट्यूब, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज जो होता है ना वो ग्लास का बनी हुई ट्यूब होती है, ठीक है, जिसमें नीचे की साइड कॉटन लगा होता है। क्या लगा होता है, कॉटन। कॉटन मतलब रुई लगी होती है, रुई मतलब कपास, ठीक है। तो कॉटन लगा होता है। अब इसमें भरा क्या होता है, देखो करते क्या है ना, हम इसमें भरते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए इनर्ट। क्या होना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब ये होता है कि भाई वो यहाँ पर इससे रिएक्शन ना करे, मतलब यहाँ पर जो आयंस बन रहे हैं, यहाँ पर जो आयंस बन रहे हैं ना, उनके साथ कंबाइन ना हो, ठीक है ना। अगर कंबाइन हो भी रहा है ना तो या तो प्रेसिपिटेट ना बने या फिर इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा ना हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कौन सा इलेक्ट्रो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। मैं आपको फिर समझा दूंगा, पहले आप समझिए। तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं KCl, कौन सा वाला, KCl भरते हैं। KCl मतलब क्या होता है, यहाँ पर KCl का मतलब होता है पोटेशियम क्लोराइड। हमने पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, ठीक है ना। लेकिन कैसे भरेंगे भाई, इलेक्ट्रोलाइट हम भरते हैं पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर जिलेटिन में, या फिर अगर सॉल्यूशन में मिलाकर भरते हैं, किसमें, KCl का मिक्सचर बनाते हैं। KCl क्या बनाते हैं हम, मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिक्सचर। किसमें, अगर सॉल्यूशन में या फिर जिलेटिन में। अब बात करते हैं अगर सॉल्यूशन क्या होता है, एक टाइप का पाउडर होता है ना, जो इसे थोड़ा सा बहने लायक बना देता है ना, ताकि आयंस फ्लो कर सके, ठीक है ना। आपको और जानना है तो आप देख सकते हो, एक टाइप का पाउडर ही होता है अगर सॉल्यूशन, या फिर आप जिलेटिन का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आपने भर दिया, अब देखो होगा क्या, अब बात को समझो क्या होगा। हम जानते हैं पोटेशियम क्लोराइड में दो आयंस होते हैं, कौन कौन से, K+ और Cl-। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर Zn+2+ बढ़ रहे थे ना, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए क्लोरीन माइनस, कौन सा वाला, क्लोरीन माइनस यहाँ पर आने लगता है। कहाँ पर आने लगता है, नीचे की साइड आने लगता है। कहाँ आने लगता है, नीचे की साइड, जिससे Zn2+ मेंटेन होने लगते हैं। भाई इसका प्लस चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज कैंसिल कर देता है आपस में। अब आप कहोगे सर आपने कहा था कि Cl इससे रिएक्शन ना करे, लेकिन भाई हमने तो देखा है कि ZnCl2 बन जाता है, हमने देखा है ZnCl2 बन जाता है। देखो बन जरूर जाता है लेकिन उसका प्रेसिपिटेट नहीं बनता। क्या नहीं बनता, प्रेसिपिटेट, मतलब कि वो ऊपर नहीं आता और ना ही वो इस पर जमता है। तो भाई अगर देखो रिएक्शन हो भी रही है ना, अगर वो रिएक्ट कर भी रहा है तो उसे प्रेसिपिटेट नहीं बनाना या फिर ऊपर आकर इलेक्ट्रोड पर नहीं जमना है, ठीक है ना। मतलब वो सॉल्यूशन में सॉल्युबल रहे इतना काफी है, या फिर रिएक्शन ही ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl- जो होगा ना वो Zn2+ को बैलेंस कर देगा और K+ जो है वो यहाँ पर इससे बैलेंस कर देगा। किससे बैलेंस कर देगा, SO4 को बैलेंस कर देगा, SO4 2- को बैलेंस कर देगा। इस टाइप से जो सॉल्ट ब्रिज होगा ना वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, पहली कि भैया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, है ना, और यहाँ पर कौन सा चार्ज बढ़ रहा था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा कौन, सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज है।
सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। भाई पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए क्लोरीन नीचे जाएगा और नेगेटिव को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम नीचे जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, तो देखिए अब बात करते हैं भाई सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इसके फंक्शंस देख लेते हैं, कहाँ पर देखिए, यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं फंक्शंस। एक काम करिए, पहले से नोट कर लीजिए अगर नोट डाउन करना हो तो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसके फंक्शंस। Functions of salt bridge. Functions of salt bridge. देखिए इसका पहला फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है कि भाई पोटेंशियल मेंटेन करना। इसका मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना और वहाँ पर नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना। मतलब ये चार्ज को एग्रीगेट नहीं होने देता है, इकट्ठा नहीं होने देता है, ये उनको मेंटेन करता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, देखो पहला क्या था, ये अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइज द चार्ज, न्यूट्रलाइज द एक्स्ट्रा चार्ज, the extra charge on both sides। देखिए ये क्या करता है, ये दोनों साइड की चार्ज को मेंटेन कर देता है। जहां पॉजिटिव बढ़ रहा होता है वहां नेगेटिव पहुंच जाता है, और जहां नेगेटिव बढ़ रहा होता है वहां पॉजिटिव पहुंच जाता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, इट closes the circuit so the current can flow। अब ये क्या चीज़ है, देखो हम सभी जानते हैं करंट तभी फ्लो करता है जब सर्किट क्लोज हो। क्या हो, सर्किट क्लोज हो। तो यहाँ से करंट को मूव करने के लिए पूरी क्लोज सर्किट बना देता है। क्या बना देता है, क्लोज सर्किट बना देता है। तो ये दो मेन फंक्शन होते हैं सॉल्ट ब्रिज के, ठीक है ना। क्या क्या होते हैं, पहला ये आयंस को मेंटेन करता है दोनों साइड, किसी भी आयंस को इकट्ठा नहीं होने देता। और सेकंड वाला क्या होता है, सेकंड ये होता है कि सर्किट को क्लोज कर देता है। अब क्लोज सर्किट होगी तो ही करंट फ्लो हो पाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कुछ चीज़ें और है हम आपको बताकर इसे यहाँ पर फिनिश करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पर एनोड पर क्या हो रहा था, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा था। एनोड पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। तो इस वाले कंटेनर को हम क्या बोल सकते हैं, अब देखो इन दोनों को हम बोलते हैं हाफ सेल्स। क्या बोलते हैं, हाफ सेल्स। ये कंप्लीट सेल है और इनमें से ये क्या हो गया, हाफ सेल, और ये कौन सा हो गया, दूसरा हाफ सेल, ठीक है ना। इनके नाम हम और देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और यहां पर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, तो हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है ना। अब देखिए एक और चीज, यहां पर ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा था, साथ साथ एनोड भी था, तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, एनोड हाफ सेल। और इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, कैथोड हाफ सेल। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि हम ऐसे कैसे बोल रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था और ये एनोड था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और एनोड हाफ सेल, उसका नाम क्या हो जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल, ठीक है ना। अच्छा एक बात और ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन पहले लिखी हुई थी। क्या हो रहा था यहाँ पर जो जिंक था वो सॉल्यूशन में जा रहा था और बना रहा था Zn2+, और कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, और यहाँ पर ये हो रहा था, क्या हो रहा था कि यहाँ पर हाँ Cu2+ जो थे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे थे और क्या बना रहे थे, कॉपर बना रहे थे, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दोनों को हम साथ में क्या बोल सकते हैं, दोनों को हम साथ में बोल सकते हैं रेडॉक्स। क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं रेडॉक्स। इसका मतलब ये है कि जो सेल होता है ना, उसकी जो वर्किंग होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड होती है। आप बोल सकते हो कि रेडॉक्स रिएक्शन जब सेल के अंदर होती है तभी सेल काम करता है, ठीक है ना। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक। सेल तो हमने समझ लिया है। अब देखते हैं कि हम सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। जी हाँ, हमने सेल बनाना तो सीख लिया है, लेकिन हमें सेल रिएक्शन लिखनी भी आनी चाहिए। अब सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं जरा समझते हैं, आइए देखिए। तो यहाँ पर मैं इसे मिटा दूं जरा, ओके।
देखिए अब बात करते हैं सेल रिएक्शन क्या होती है और कैसे लिखते हैं। तो देखो हम जानते हैं भाई सेल जो होता है ना वो दो कंटेनर से मिलकर बना होता है। एक क्या होता है, एक कंटेनर जो होता है वो एनोड की तरह काम करता है, दूसरा किसी तरह काम करता है एनोड की तरह काम करता है, और दोनों को हम क्या बोलते हैं, हाफ सेल्स बोलते हैं, एनोड हाफ सेल्स, कैथोड हाफ सेल्स। तो उसकी रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिएगा। करना क्या होगा आपको, करना आपको ये है कि आपको हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखना है क्या, एनोड। लेफ्ट साइड पर क्या होता है, एनोड होता है, और राइट पर क्या होता है, कैथोड होता है। तो यहाँ पर एनोड पर आप हमेशा जो भी मेटल लेते हो ना वो सॉलिड स्टेट में होती है। तो मैंने जिंक ली थी, वो कौन सी है, वो सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब जिंक सॉलिड होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम लगाएंगे एक बार। अब बात करते हैं सर आपने बार क्यों लगाया। देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पर जो एनोड होता है ना वहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और जिंक कन्वर्ट हो जाता है जिंक प्लस आयंस में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Zn2+। देखो ये बताता है फेज के बीच का चेंजेस, मतलब यहाँ पर ये सॉलिड फेज थी और ये क्या थी, एक्वस फेज थी, ठीक है ना। जैसे आप 1 बार लगाकर बताते हो, ठीक है। और जो आयन वाली स्टेट होगी आप एक्वस लिखोगे। दूसरी बात, जो आयनिक फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म होगी, आयनिक फॉर्म, मतलब कि जो एक्वस फॉर्म होगी ना वहां पर आप ब्रैकेट में इसी कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो कि भाई 0.1 मोल है ना, या फिर 1 मोल है, जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इसकी है उसे हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को ब्रैकेट में लिखते हैं। इज दैट क्लियर? ओके तो देखिए हमने यहाँ पर एनोड लिखा और यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा जिंक से भाई Zn2+ बन रहा था। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे पता चला, 0 से प्लस वाला नंबर बढ़ रहा है और हम क्या जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। चलिए अब बीच में हम लगाते हैं डबल बार। अब डबल बार का मतलब क्या होता है, डबल बार का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज। डबल बार का मतलब क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। तो बताइए सॉल्ट ब्रिज की साइड क्या है, कैथोड है। कैथोड पर क्या था, कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, आयंस। कौन से आयंस, कॉपर 2+, ठीक है ना। अब देखो आयन है, कॉन्सेंट्रेशन बताना पड़ेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं भाई। यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेशन लिखी भी हो सकती है, नहीं भी लिखी हो सकती है, लेकिन आपको लिखना है ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है ना। चलिए अब वहाँ पर एक और बार लगाएंगे। तो बताइए कॉपर 2+ क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था, तो यहाँ पर लिख दिया हमने Cu। कैसा है Cu, यहाँ पर सॉलिड है और यहाँ पर आपको उनकी स्टेट्स बताना है। तो ऐसे हम लिखते हैं किसी की सेल रिएक्शन को, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं सेल रिएक्शन को, सॉरी सेल रिएक्शन ही अपन बोल सकते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। रिएक्शन अपन नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सेल में क्या क्या है, सेल में एनोड ही है, कैथोड ही है। और आप किसी भी सेल रिप्रेजेंटेशन को देखकर बता सकते हो कि सेल में कौन एनोड है कौन कैथोड है। जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, एनोड है, और जहां पर रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, कैथोड है। बात समझ पा रहे हो ना। अगर प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो वो क्या है, एनोड है, और कम हो रहा है तो वो क्या है, कैथोड है। ये क्या है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या हम सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखते कैसे हैं। अब देखिए हम लिखेंगे सेल रिएक्शन। देखिए क्या करना है आपको, सेल रिएक्शन में आपको सबसे पहले लिखना है एनोड पर क्या हो रहा है। बताइए एनोड पर क्या था, जिंक था, क्या बन गया, Zn2+ बन गया। कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले होंगे, तो आप इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दीजिए, मतलब कि Zn2+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो गए, ठीक है ना। मतलब कि भाई जिंक में से Zn2+ बना और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, बाहर चले गए। अब कैथोड पर लिखिए क्या हो रहा है, कैथोड पर यहाँ पर हो रहा है Cu2+ था, है ना, और क्या बन गया, Cu बन गया। कैसे बना भाई, 2+ चार्ज कैसे खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉन ने खत्म किया हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। तो यहाँ पर हम लिख दिया +2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बन गया यहाँ पर बन गया भाई साहब कॉपर। क्या बन गया, कॉपर, और वो भी कैसा है, यहाँ पर कॉपर सॉलिड है, ठीक है ना। तो अब हमें इन्हें मेंटेन करना है। सेल रिएक्शन लिखते समय आपको ध्यान ये रखना है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखते। नहीं लिखने से क्या मतलब है हमारा, नहीं लिखने से हमारा मतलब ये है कि आपको इन्हें ऐसे मेंटेन करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएं। मतलब कि अब यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा यहाँ पर Zns, है ना, प्लस Cu2+, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Zn2+, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, Cu हो जाएगा। समझे। तो ये हो रहा है, मतलब यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ऐसे लिखते हैं सेल रिएक्शन। अगर मान के चलो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ना होते और यहाँ पर क्या होता, मान के चलो इसी को अपन देख लेते हैं, हालांकि दूसरी रिएक्शन लिखनी चाहिए लेकिन इसको ही देख लो। अगर मान के चलो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होता, अगर यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन बनाता, कितना बनाता, ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बनाता। खैर ऐसा होता नहीं जिंक में, लेकिन अपन ने लिख दिया कि भाई चलो ये हो गया, और यहाँ पर कॉपर के 2 ही है। तो फिर इस केस में क्या करते हैं हम, इस केस में हमें देखो इलेक्ट्रॉन मेंटेन करना है, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते थे, 2 से। तो अब क्या हो जाता, देखो जिंक यहाँ पर 2 हो जाता, Zn2+ कितना हो जाता, 2 हो जाता, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते, 2 हो जाते, 2 से 2 कैंसिल हो जाते, और क्या बचता है यहाँ पर बचता है 2Zn+ Cu2+, और क्या बचता है यहाँ पर बचता है 2Zn+ प्लस कॉपर।
आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे हम क्या लिखते हैं, सेल रिएक्शन लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है डैनियल सेल। तो अगर आपके मन में डैनियल सेल को लेकर कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई समस्या अभी भी बची है कि यार हमें ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, या फिर ये कहाँ से आया हमें नहीं पता था, या फिर कुछ ऐसा लगा हो जो कि बहुत टफ था, या अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। कोई सुझाव अगर भी इस वीडियो को लेकर हैं या कोई सजेशन है तो आप बेशक दे सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।